जब एक इंसान आर्मी में जाता है, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियन आर्मी। जो मैंने मान के चलो मैंने सोल्जर बनना है, ठीक है। सो ट्रेनिंग का क्या किस तरीके से रहती है, एक ऑफिसर रैंक की और एक नॉर्मल जो सोल्जर है, दोनों की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है? देखिए, दोनों की ट्रेनिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक लीडर है और दूसरा टेक्निकली परफेक्ट है, टैक्टिकली परफेक्ट है। तो ट्रेनिंग का अपना स्केड्यूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमारी ट्रेनिंग है उसका आपने एक फर्स्ट क्लास ट्रेलर बोलूंगा, अभी मूवी बाकी है। आपने कारगिल में देखा, यंग ऑफिसर्स ने लीड किया है। अगर आप कारगिल में जब द्रास में जो जाते हैं, मेमोरियल बनाया हुआ है, अगर टाइगर हिल को आप देखें तो आज चाहे आपके पर्वतारोही हो प्रोफेशनल्स, वो भी सोचते हैं यार इस 85 डिग्री के ग्रेडियंट पे बिना किसी लैंडमार्क के, बिना किसी सपोर्ट के कैसे चढ़े। और वो भी जब दुश्मन उनके ऊपर ऑब्जर्व्ड फायर ले रहा है, दुश्मन देख के उनके ऊपर फायर कर रहा है, आर्टिलरी भी, स्मॉल आर्म्स भी, और वो चढ़े रस्सियों के साथ। यंग थे, अंधों को लीड किया। विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना, कई हैं, योगेंद्र यादव वगैरह वगैरह, संजय कुमार, कई नाम है। वो सब जो लीडरशिप थी कैसे बनी। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं एनडीए में गया, 3 इयर्स ट्रेनिंग, उसमें मेरी ग्रेजुएशन भी करी गई। कौन सी ईयर की बात है सर? मैं एनडीए में गया था 78 में। 1978। ओके। उसके बाद 1 ईयर हमारे आपको उस टाइम की एनडीए और आज की एनडीए में क्या फर्क आया है? काफी फर्क है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, उसकी बात करते हैं। ओके। उसके अलावा उसके बाद नेक्स्ट इज आईएमए। तो आर्मी के लिए ये 2 इंस्टीट्यूशन है। ओटीए भी होती है शॉर्ट सर्विस के लिए, और कुछ और एंट्रीज भी हैं, पर उस वक्त ये प्रेडोमिनेंट थी। ओके। अब ऑफिसर तो आप बन गए, इसी तरह से आप आईएएस क्लियर करते हो, आईपीएस क्लियर करते हो, आप वहाँ भी ऑफिसर बन जाते हो। पहले दिन ही वर्दी शर्दी लगा के बिल्कुल क्रीज में बैठ के ऑफिसर में बैठ जाते हो और डंडा हाथ में लेकर डंडा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और आपने रिजल्ट देख लिया ना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं नहीं बोलता काम खराब कर रहे हैं, बट काफी सारी जगह पे नुकसान होता है। कई रीजन है उसके, पर पहला रीजन जो है मैं जानता हूँ, उनकी इंटरेक्शन कोई नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, मिनिमल है। मेरे यहाँ मैं जब गया हूँ तो उन दोनों 1 स्टार पहना जाता था, सेकंड लेफ्टिनेंट, आजकल 2 देते हैं। तो लेकिन मैं पहले दिन यूनिट में पहुंचा, मुझे जाते ही उन्होंने बोला, भाई अफसर साहब आ गए हैं। एक सिस्टम है, हमारा सीनियर सबल्टन होता है, हमारे जो सीनियर्स होते हैं, 1-2 साल सीनियर होते हैं, वो यंगस्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो यू बिकम एन ऑफिसर, यस सर, इंटरव्यू होता है सीओ का। बोलता बेटा अभी तुम थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ा मैं ड्रामेटिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आप बोलिए, बाहर निकल के आइए, अपने स्टार वार उतारिए, डांगरी पहनिए और पीटी शूज नीचे, और जवानों की बैरक में चले जाइए। आपको रात को सोने के लिए आएंगे, आप ऑफिसर मेस में नहीं जा सकते जब तक आप अपनी प्रोबेशन पास नहीं करते। खाना ब्रेकफास्ट आपका होगा जवानों के साथ लंगर में, लंच भी वहाँ, डिनर भी वहाँ। चलो मान लिया, ठीक है। और वो जवान भी आज हमारे जो हैं वो बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, पता है ये साहब है, ठीक है। वो चलो आपको लाइन में नहीं लगाएंगे, आपके लिए अलग से टेबल लगाएंगे, क्योंकि कुछ महीने के बाद आप ही ठीक है, तो वो इज्जत देंगे आपको लुक आफ्टर भी करेंगे। उसके बाद इतना ही नहीं है, उसके बाद अब मेरी यूनिट थी एयर डिफेंस यूनिट थी, L-70 थी, वहाँ जनरेटर्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, गन्स होती हैं। मुझे आज भी याद है पहले दिन जब मेरे को बोला गया जवानों के साथ, जवान फॉलन होता है जितने बजे, मुझे भी जवानों के साथ फॉलन, ऑफिसर लेट बाद में आते हैं रिपोर्ट लेने के लिए, वो आधा घंटा मान लो लगता है। तो BHM की विसल लगती है, वो काफी पहले लग जाती है। ओके, नॉर्मल प्रोसीजर। अब इस ऑफिसर को भी बिना स्टार के वहां पहुंचना है, ठीक है, लाइन में नहीं लगना है, पर वहां उनके साथ होना है, ताकि पता चले कि जवान कितने बजे उठ के आया है, किस हालत में आया है, आप वो कैसे खाना खाता है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, शाम को अगर वो जाता है रिक्रिएशन रूम में, उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, जवानों को अंडरस्टैंडिंग होती है, रैपो बनता है। अब मुझे उस वक्त, आज की सिचुएशन डिफरेंट है, जवानों के फैमिलीज में बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कौन स्कूल में, वो सब मुझे पता होना चाहिए। मेरे से डायरी बनवानी जाती है। अच्छा, तो आई नो ईच वन, दैट इज हाउ आई बिकम अ लीडर। फिर उसके बाद जो नॉलेज है, अब जवान तो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से वो गन ऑपरेट कर रहा है, मिसाइल ऑपरेट कर रहा है, रेडार, उसको तो वो तो एक्सपर्ट है। आप तो नई नई ट्रेनिंग करके आए हो, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, आपको भी सिखाया गया है, और आपकी एक्सपर्टीज उतनी नहीं थी उसकी है। तो मेरे को पहली ट्रेनिंग क्या दी गई थी कि आप जनरेटर के नीचे घुसिए, उन दोनों निपल्स होते थे, ग्रीजिंग होती थी, आजकल ग्रीजिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है पूरी गाड़ियों में, डाउट में। तो जनरेटर के नीचे जो 4 व्हील पे होता था, आप घुसिए गाड़ी के नीचे जाइए, सारे निप्पल खोलिए,
उनको पेट्रोल में साफ करिए, अंडर हवलदार जो आपका उस्ताद बनाया जाएगा, यानी कि 3 स्ट्राइप पर वो उस वक्त आपका बॉस है, कैसे भी हुक्म दे आप उसको छोड़ नहीं सकते। हालांकि वो थोड़ा इज्जत करते हैं, बट फिर भी उसको भी पूछा जाता है साहब से क्या करवाया, या कोई आगे चेक करेगा, भाई तुम साहब को ज्यादा वो तो नहीं कर रहे, तरीके करो। IMA जो हमारे NDA में उस्ताद होते हैं, हवलदार होते हैं, BHMs होते हैं, डंडा लगाते हैं, ठीक है, पूरा कोई लिहाज नहीं है, फ्रंट रोल कराते हैं, यूनिट में करने, अब स्टार लग गया तो यूनिट में वो नहीं होगा। तो वो मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं। तो यूनिट के अंदर आगे जब स्टार उतरवा के उसने बोला, अब मुझे पता है कि इसके अंदर कितने निप्पल्स 90 डिग्रीज वाले हैं, कितने 360 डिग्रीज वाले हैं, कितने 270 डिग्रीज वाले हैं, कैसे साफ होते हैं, ग्रीजिंग गन कहाँ करनी चाहिए। दिस इज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो वो शुरू करते हैं। वो करते करते ऊपर करते एक दिन वो आता है कि आई एम एज एक्सपर्ट एज माई मैन। मुझे ऐसा कोई काम ऑर्डर नहीं देना अपने जवानों को जो मेरे से ना होता हो। अगर वहां पे सफाई करानी है, बैरक में सफाई करानी, झाड़ू लगाना है, तो NDA में मैंने भी झाड़ू लगाया, वहां पे ऑर्डरली होते थे हमारी मदद करने के लिए। जब इंस्पेक्शंस होती थी तो फर्श की मेंशन पॉलिश मैंने खुद करनी है, फर्श को धोना मैंने खुद है, ठीक है ना, जो डस्टिंग करनी है कमरे की वो मैंने कुछ करनी है, पॉलिशिंग मैंने करनी है इंस्पेक्शन वाले दिन। बाकी नॉर्मल रूटीन में, जो कि रूटीन इतनी इंटेंस है, वहाँ ऑर्डरलीज होते हैं, इवन NDA में होते हैं। तो ये मतलब कि एक जवान, एक ऑफिसर को जब ट्रेन किया जाता है, उसको वो हर चीज बताई जाती है जो एक जवान फील करता है, उसको इज मेड टू गो थ्रू दैट लाइंस। तो नॉट लाइक पहले दिन भी आ गए, बैठ गए और हुक्म चलाने लगे, ये क्या वो क्या, वो सिस्टम नहीं होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द अदर आर्मीज। इसलिए हमारा जो होता है एका होता है। अब जैसे विक्रम बत्रा की बात बताऊंगा, महावीर चक्र उसको मिल चुका है भाई, इज ऑलरेडी ए हीरो। अब अगला ऑपरेशन आता है, वो भी ऑलमोस्ट फतेह हो गया है, जिसपे उसको परमवीर चक्र मिला है, फतेह हो गया है, और एक जवान हमारा वहां पे शहीद हो जाता है दुश्मन के बंकर के पास, उसकी बॉडी रिट्रीव करनी है। और वहां उसके सूबेदार साहब, जो ये 22-23 साल का लड़का था, सूबेदार साहब 40-45 के होंगे, वो बोलते हैं कि साहब मैं जाता हूँ उसको रिट्रीव करने, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग ये है कि अगर आपका एक जवान शहीद हो गया है, उसकी बॉडी रिट्रीव करने के लिए 4 और शहीद करने पड़े तो करिए। यानी कि ये नहीं बोलना कि और हो जाएंगे, हमने बॉडी दुश्मन के पास नहीं छोड़नी है। अनलाइक पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने अपने शव लेने से इनकार कर दिया कि ये हमारे हैं ही नहीं। और फिर हमने क्या किया, हमने उनको प्रॉपर मुस्लिम रिचुअल के साथ प्रॉपर बरियल दिया, इज्जत के साथ। इससे बड़ी बात इंडियन आर्मी की और क्या हो सकती है। ये सब हमारी सिखलाई है। और वहां पे जब उन्होंने उसको रिट्रीव करना था, उन्होंने सूबेदार साहब को बोला कि आप नहीं जाएंगे, आपके बीवी बच्चे हैं, नॉट कि विक्रम बत्रा के फादर मदर भाई बहन नहीं थे, उनकी शायद मंगनी भी हो चुकी थी, उनको पता था सब कुछ, उसके बावजूद उन्होंने बोला नहीं आप नहीं, मैं जाऊंगा। ये है जज्बा। और उस ऑपरेशन में बॉडी तो रिकवर करी, खुद भी शहीद हो गए। तो ये जज्बा आप कौन सी आर्मी में देखते हैं, कहाँ से लाएंगे? ये आपको इंडियन आर्मी में आएंगे। और ये 15 अगस्त की जो आप आज बात कर रहे हैं, ये उस दिन ये सब देशवासियों को एक कहते हैं ना, गेटिंग द गूज बम्प्स। कितने लोग बैठते हैं राजपथ के ऊपर लड़ाई परेड देखने के लिए। और अभी मोदी जी ने लास्ट ईयर 2-3 साल से क्या किया है, वो दूर दराज के गाँव से, अरुणाचल से, तमिलनाडु से, मिजोरम से, कुपवाड़ा से, भुज से, कच्छ से, वहाँ के लोगों को लाके वहाँ पे एज ए गेस्ट बिठाते हैं। और मुझे पता है जब मैं सर्विस में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में मैं पोस्टेड था, वहाँ पास लेना कितना मुश्किल था, इवन एज एन ऑफिसर, और वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल था। अगर मेरे लिए उस वक्त मुश्किल था तो गाँव में का दूर दराज वाला कोई था, और वो इंटीग्रेशन है। उसने बोला सर हमारा गाँव है भारत का सबसे लास्ट गाँव है। तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब अगर हम उधर से आएंगे चाइना की तरफ से, तो आपका गाँव भारत का पहला गाँव है, आप अपने आप को लास्ट मत समझिए। और हमारी कुछ सरकारों ने 62 में क्या बोल दिया था, माई हार्ट गोज फॉर द असम पीपल, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, असम गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो बदली हैं, और इसमें इंडियन आर्मी का बहुत ही अहम रोल है। बहुत ही भारत की जो नेशनल इंटीग्रेशन में इंडियन आर्मी इज डन अ वंडरफुल जॉब। इवन J&K में भी, हालांकि ऑपरेशन सद्भावना वगैरह चलता है, थोड़े से हम आज बोलते हैं कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत है, बट फिर भी इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा काम है।